We discuss about matter in our surrounding class 9 chemistry chapter 1। तो मेरा नाम युवराज सिंह। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो आइए केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैटर, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, और इसी के साथ और हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड, characteristic of gas, interconversion of solid liquid gas, melting, fusion, vaporization, solidification, freezing, condensation, और हम पढ़ेंगे sublimation, deposition, effect of change of temperature, latent heat of fusion और latent heat of vaporization, effect of pressure। और उसके बाद हम करेंगे NCERT बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू मैटर। तो इंट्रोडक्शन टू मैटर में हम जानेंगे मैटर कहते किसे। तो सबसे पहले मैटर कहते किसे, तो जैसे कि जो भी सब्सटेंस कुछ जगह और उसका कुछ वजन हो उसे हम मैटर कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। देखिए, एनीथिंग ऑक्युपाइज सम स्पेस मास and can be perceived by anyone or more of the 5 basic senses। तो उम्मीद है आपको पता होगा 5 बेसिक सेंस कहते किसे। तो 5 बेसिक सेंस हमारे जो 5 बेसिक सेंस है वो आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो अब एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एक थॉट दीजिए, ठीक है। हमारा एक थॉट होगा हसमुख लाल का व्यक्ति है जो बोलता है मैटर इज कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड और अ शीट ऑफ ग्लास। जो हसमुख लाल है वो कहता है कि मैटर जो है वो ब्लॉक ऑफ वुड और शीट ऑफ जो ग्लास है उसे कहते हैं। लेकिन सिमाइला नाम के उसकी, मान लीजिए सिमाइला उसकी बहन है, सिमाइला कहती है नहीं भैया, जो मैटर है, नो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइक दैट ऑफ सैंड। जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, जो पार्टिकल है वो सैंड के पार्टिकल्स की तरह होना चाहिए। तो whom do you think is correct? आपको कौन सा लगता है कि करेक्ट होगा, हसमुख लाल या सिमाइला? तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो आगे हम बढ़ते, तो जो हमारा आंसर होने वाला है वो है हसमुख लाल। तो अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दो कैटेगरीज होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल कॉम्पोजिशन पे आता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है, फिजिकल क्लासिफिकेशन वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में। और जो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो इसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब हम चैप्टर में आ चुके हैं। तो चैप्टर का पहला टॉपिक होने वाला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू इन साइज। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम नंगे आँखों से नहीं देख सकते, नेकेड आइट से नहीं देख सकते। उसे हमें देखने के लिए चाहिए क्या, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर उनके बीच में स्पेस होता है। सॉलिड के पास लेस स्पेस, सॉलिड है लेस स्पेस, लिक्विड है मॉडरेट एंड गैस है मोर स्पेस। तो जो गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के पास कुछ ना कुछ स्पेस होता है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। तो जब आप माइक्रोस्कोप से पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखिएगा, अगर आप माइक्रोस्कोप से चेक कीजिएगा तो वो आपको जो है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो कंटिन्यूसली मूविंग करते हुए दिखेंगे। अरे जो रैंडम मोशन करते हैं, रैंडमली घूमते हैं, इसी को हम बोलते हैं हैफेजार्ड मोशन। रैंडमली जो घूमते हैं उसे हम कहते हैं हैफेजार्ड मोशन। और नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर
but the magnitude of force of attraction between particles is different। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का जो मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, तो ये दोनों को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग होगा। सॉलिड जो अट्रैक्शन है मैग्नीट्यूड का वो ज़्यादा होगा, लेकिन लिक्विड में थोड़ा कम होगा, गैस में बहुत ही कम होगा। तो इसका कंक्लूजन जो निकल के आता है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ आयरन। जो पार्टिकल्स ऑफ आयरन मतलब आयरन ने लिख लीजिए, जिसका जो पार्टिकल्स है वो चौक के पार्टिकल से कम हो, क्योंकि चौक को जब हम तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ जो आयरन है वो नहीं टूटेगा, उसे हमें तोड़ने के लिए हथौड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब हम आगे जानेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हुआ सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेजरली 3 होते हैं, लेकिन अभी प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी आ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं BEC। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस डिस्कस करेंगे, और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होगा वो अगले वीडियो में होगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड। तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड आप सभी को पता होगा, आसपास मान लीजिए आपके पास एक ये है वॉल है आपके पास में वॉल होगा, तो उससे देखें तो वो सॉलिड है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका नाम है दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच दे हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। तो यही बोल रहा है कि जो देखिए सॉलिड का जो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो कम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड आर मोर एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। ये बोल रहा है कि जो सॉलिड है उसके पास में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, दे हैव नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम। नेग्लिजिबल स्पेस मतलब कि जो हम अपनी नंगो आँखों से नहीं देख सकते, उसे हमें देखने के लिए चाहिए माइक्रोस्कोप। अगर हमें मैटर में अगर हमें सॉलिड है अगर उसका अगर स्पेस हमें चेक करना है तो उसके लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। तो नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड हैव डेफिनिट और फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड है उसके पास डेफिनिट शेप होता है, वो किसी भी कंटेनर का शेप नहीं ले सकता है, ठीक है, और उसके पास फिक्स वॉल्यूम है। मान लीजिए कि आप एक कंटेनर में आप लेते हैं, अगर 1 लीटर अगर आप ऑयल लेते हैं तो उसे अगर किसी भी कंटेनर में डालें तो वो लिक्विड का है वो ले लेगा, लेकिन सॉलिड में अगर आपके पास एक वुडन बॉक्स है, अगर उसे आप सर्कुलर बॉक्स बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये सॉलिड है डेफिनिट और फिक्स्ड शेप ऑफ वॉल्यूम होता है। दे आर रिजिड इन स्ट्रक्चर, वो रिजिड होता है मतलब कि वो बहुत ही मजबूत होते हैं, ठीक है। तो ये दे आर रिजिड इन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है दे आर इनकम्प्रेसिबल, जिसे हम दबा नहीं सकते हैं। अगर हम दोनों हाथ से जितना ही प्रेशर लगाएंगे वो दबेगा नहीं, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होता है। और नेक्स्ट है पीछे कर ही ना रे, उधर पीछे कैमरा, दे डू नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। भाई जो ये जो सॉलिड है वो किसी भी कंटेनर का शेप नहीं ले सकते, क्योंकि सॉलिड मान लीजिए कि हमारे पास एक है डस्टर, मान लीजिए चाहे आपके हाथ में जो पेन होगा भाई पेन, तो अगर पेन है तो वो पेन है, अगर आप उसे ज़्यादा मोड़ेगा तो टूट जाएगा, लेकिन वो किसी भी कंटेनर का शेप नहीं लेगा। नेक्स्ट है दे कैन नॉट फ्लो, वो कभी भी फ्लो नहीं कर सकते, वो एक डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम होगा, इसलिए वो फ्लो नहीं कर सकते। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। तो लिक्विड के बारे में सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड स्लाइटली फ्लो फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू विच दे डू नॉट हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है लिक्विड का, वो उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि उनके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिससे वो हल्का स्लाइटली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे हैव मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। उनके पास मॉडरेट है, मतलब कि ना ही वो ज़्यादा दूर रहेंगे ना ही ज़्यादा चिपके हुए रहेंगे, वो मॉडरेट मतलब सेंटर में रहेंगे। अब सॉलिड की तरह है कि वो चिपका हुआ रहेगा, लेकिन लिक्विड में हल्का स्पेस रहेगा। और लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वैल्यू, मतलब कि लिक्विड के पास फिक्स्ड शेप नहीं रहेगा, उसे आप जिस भी कंटेनर में डालेगा वो कंटेनर का शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम है। मान लीजिए कि आप 1 लीटर ऑयल लेते हैं, उससे अगर आप सर्कुलर कंटेनर में रखें तो सर्कुलर रहेगा, लेकिन आप उसे मान लीजिए सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखें तो सिलेंड्रिकल का शेप मिलेगा। तो अब नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव रिजिड स्ट्रक्चर। अगर वो उसके पास रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि आप कभी सर्कुलर कंटेनर डाले, कभी वर्टिकल में, कभी सिलेंड्रिकल में, तो उसी का शेप ले लगा, इसलिए उनके पास रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। दे आर आल्सो इनकम्प्रेसिबल, उनको हम दबा नहीं सकते, क्योंकि वो जैसे ही आप हाथ पे दबाने के लिए ले जाएगा तो वो बिखर जाएंगे, वो फैल जाएंगे हाथों पे। और दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर का शेप ले लेंगे, ठीक है। तो वो कंटेनर का शेप ले, मान लीजिए कि आप सिलेंड्रिकल कंटेनर में आप 1 लीटर ऑयल लिए हैं, तो ऑयल को अगर आप सर्कुलर में लेंगे तो सर्कुलर शेप ले लेगा। और दे कैन फ्लो, जैसे में रेन ड्रॉपलेट या फिर आपके पास में जो पानी होगा उसको देखेगा, अगर आप उसे फर्श पे गिराएंगे तो वो फ्लो करने लगेंगे। तो अब हम जानेंगे गैस के बारे में। गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर वेरी far from each other due to which they have more space between the particles. The characteristic of gas में फर्स्ट पॉइंट है वो है कि स्पेस जो है बिटवीन, जो गैस के पास में जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे वो बहुत ही दूर मतलब कि अगर एक पार्टिकल यहाँ तो एक पार्टिकल यहाँ होगा, उसके पास में स्पेस बहुत है, क्योंकि उनके पास में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत दूर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके पास में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होगा, क्योंकि उनका पार्टिकल्स दूर है, इसलिए उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। गैस नाइदर है फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। जो गैस है उनके पास ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होगा ना ही फिक्स शेप होगा, क्योंकि गैस मान लीजिए एयर है, तो एयर को आप बैलून में डालिएगा तो बैलून का शेप ले लेगा, अगर आप उसे वर्टिकल बैलून में डालिए तो वर्टिकल बैलून का शेप ले लेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है दे आर नॉट रिजिड। वो लिक्विड्स की तरह रिजिड नहीं होता है, क्योंकि जो लिक्विड्स है वो भी रिजिड नहीं होता, लेकिन सॉलिड रिजिड होता है, क्योंकि सॉलिड कठोर होता है। लेकिन गैस को भी आप कहीं भी डाल सकते हैं, वो किसी चीज़ का भी शेप ले लेगा। दे आर कंप्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल है। मान लीजिए कि आप एक एयर बलून को फुलाते हैं और उसको आप दबाएंगे तो दबा जाएगा, लेकिन अगर आप डस्टर या फिर एक ब्रिक लेते हैं और उसको दाबेंगे तो वो नहीं दबाएगा। नेक्स्ट है दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। वो कंटेनर का शेप ले लेंगे, क्योंकि उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो बहुत ही दूर होता है। दे कैन फ्लो ईजिली, और ये आसानी से ईजिली फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो भी फ्लो ही कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट जानेंगे पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन फेजेस ऑफ मैटर। तो देखिए सॉलिड्स का जो है वो पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली, इसी तरह से जो सॉलिड का जो पार्टिकल है वो इसी तरह से होता है, बहुत ही टाइटली पैक हो, क्योंकि इनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। और लिक्विड्स में थोड़ा सा मॉडरेट होता है, क्योंकि इनके पास हल्का जो है वो स्पेस हो जाता है, कि यहाँ पे भी स्पेस है, इधर स्पेस होता है। और गैस में ये रैंडमली घूमते रहते हैं, इनके पास बहुत ही स्पेस होता है,
इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इनके पास मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इनके पास हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले ये, अगर आप लोग को यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग कमेंट में आज भैया लगा सकते हैं, लगा दीजिए जल्दी से। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट किया होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में मास ऑफ सॉलिड डिफिनिट होगा, लिक्विड का भी मास डिफिनिट होगा और गैस का भी मास डिफिनिट होगा। अगर हमने एक ब्रिक लिया है तो उसका अगर वजन 1.5 kg है तो उसका आप जहाँ भी ले जा सकते हैं उसका सेफ ही सेफ रहेगा। लिक्विड का भी अगर आप 1 लीटर ऑयल या उसे किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए, उसका जो सेफ है वो भी 1 लीटर ही रहेगा। और गैस का अगर आप बलून में जितना गैस भरेगा, अगर आप उसे दूसरे बलून में डालें तो उतना ही गैस जाएगा। तो नेक्स्ट है सेफ। देखिए जो सॉलिड का जो शेप है वो डिफिनेट होता है, लेकिन लिक्विड का जो होता है कंटेनर के अकॉर्डिंग वो शेप ले लेता है। और गैस का भी भाई जो कंटेनर होता है उसी के अकॉर्डिंग वो शेप ले लेगा। वॉल्यूम जो सॉलिड है वो डिफिनेट होगा, लिक्विड का भी डिफिनेट होगा, लेकिन गैस का डिफिनेट नहीं होगा क्योंकि गैस के पास में पार्टिकल्स का जो मैटर है, पार्टिकल्स है वो बहुत दूर होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसीलिए वो उसका शेप डिफिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। तो हम किसको दबा सकते हैं? तो सॉलिड को दबा नहीं सकते, लिक्विड को हल्का दबा सकते हैं और जो गैस है उसकी पूरी तरह से दबा सकते हैं। अब नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी मतलब कि कौन बहेगा? तो जो सॉलिड है वो नहीं बह सकता क्योंकि सॉलिड के पास में बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो नहीं बह सकता है। गैस लिक्विड बह सकता है। मान लीजिए आपके पास आप 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लो, अगर आप उसे फर्स्ट पे डालिएगा तो बह जाएगा, ठीक है। गैस अब एयर तो देखिए एटमॉस्फेयर में वो किस तरह से बह रहे हैं ताकि हम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी मतलब कि कौन कठोर है, कितना कठोरता है किसके पास? तो जो सॉलिड के पास है वो हाईली रिजिड है क्योंकि वो जो है उसके पास हाईली रिजिड है क्योंकि उसके पास जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। और लिक्विड के पास में रिजिड कम है, हल्का कम है उसमें भी रिजिडिटी, लेकिन उससे सॉलिड से कम है। और गैस में रिजिडिटी ही नहीं है क्योंकि उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न सॉलिड में जो होता है वो बहुत ही स्लो होगा। अब मान लीजिए मेरे पास एक आइस क्यूब है तो आइस क्यूब को पिघलाने में बहुत ही टाइम लगेगा, लेकिन अगर वही हम मान लें कि अगर वो वाटर है तो वाटर को जब बॉयल करेंगे तो उससे वेपर बनने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। और अगर वेपर है तो उसको अगर हम प्लाज्मा में चेंज करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेस। तो स्पेस है जो सॉलिड के बीच में है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, लेकिन लिक्विड के पास में कम होगा और गैस के पास में बहुत ही कम होगा। और नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो मान ली कि अब जो सॉलिड का जो शेप है वो डिफिनिट है और लिक्विड का है लिक्विड का भी फिक्स शेप है बट सॉलिड से कम है और गैस के पास में लेस नेग्लिजिबल है। तो नेक्स्ट हमारा है, देखिए इसी तरह से जो सॉलिड है वो अगर लिक्विड में चेंज करता है तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। अगर लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज करेंगे तो फ्रीजिंग। मान लीजिए कि मेरे पास एक आइस क्यूब है, अगर हम आइस क्यूब को बॉयल करेंगे, अगर हम उसे मेल्ट करेंगे बॉइलिंग के थ्रू जब वो मेल्ट होगा तो वाटर का फॉर्म लेगा। अगर हम लिक्विड मान लीजिए लिक्विड वाटर को लेते हैं और वाटर को आइस ट्रे में डाल करके और अगर हम उसे फ्रीज़र में डालते हैं तो वो आइस क्यूब का शेप ले लेगा। नेक्स्ट है लिक्विड टू सॉलिड बॉइलिंग। अब मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है, अगर हम उसे बॉयल करते हैं मतलब उसे हम
गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाएगा। लेकिन वही गैस को अगर हम जिस गैस है उसे अगर हम एक प्लेट से अगर ढक दे उस गैस को तो वो लिक्विड का शेप लेगा। अब एक होता है सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। तो ये हमें नेफ्थलीन बॉल्स कैंपर अकॉर्डिंग में देखने के लिए स्पेशली मिलता है, क्योंकि सॉलिड टू गैस अगर आप नेफ्थलीन बॉल्स को अगर आप कपड़े में डालिएगा तो वो जो है वो सब्लिमेशन के थ्रू हवा में उड़ जाएगा। तो सॉलिड टू गैस को कहते हैं सब्लिमेशन और गैस टू सॉलिड को कहते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो वही ग्राफ है जिसको अच्छे समझाएंगे। देखिए, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग जिसे हम फ्यूजन कहते हैं, और लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। नेक्स्ट है लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, अगर हम इसे वेपर करेंगे तो। और गैस टू लिक्विड है कंडेंसेशन, और सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, और गैस टू सॉलिड डिपोजिशन। तो यही जो ग्राफ था वो हम आपको समझाए हैं। तो अब नेक्स्ट है मेल्टिंग और फ्यूजन। तो अब मेल्टिंग को समझेंगे। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। जैसे कि जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से अगर वो लिक्विड में चेंज हो जाए, अगर मान लिया आइस क्यूब है, अगर हम आइस क्यूब को अगर हम मेल्ट करेंगे तभी तो वो लिक्विड का शेप लेगा। अगर हम उसे मेल्ट नहीं करेंगे तो वो लिक्विड में कैसे आएगा, उसे बोलते हैं मेल्टिंग। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे जिसकी आइस क्यूब जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल होकर के वो वाटर का शेप लेगा। तो अगर हम इसे बॉयल करें और जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो जाए उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस। अब आइस को लीजिए, आप उसे बॉयल कीजिएगा तो वो कुछ सर्टेन टेम्परेचर जाने के बाद वो जो है वो लिक्विड का शेप ले लेगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तो देख सकते हैं ये जो सॉलिड है, तो ये सॉलिड टू लिक्विड बन रहा है। सॉलिड टू लिक्विड बन, यहाँ पे आइस है, यहाँ पे वाटर है। तो एक मेल्टिंग पॉइंट जो है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। अब इसे एटमॉस्फेयर में रख दिया गया, एक टेबल पे रखा हुआ है, और यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है। ये जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, ये यहाँ से सॉलिड से लिक्विड कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पड़ रहा है उसी से ये कन्वर्ज कर रहा है। तो नेक्स्ट है वो है वेपराइजेशन। तो the process in which the substance changes its state from liquid to gas is called vaporization. So vaporization is a process in which the liquid starts change liquid to gas. मान लीजिए कि 1 glass of water है, वो अगर गैस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर वो चेंज कर जाए, अगर हम उसे अगर बॉयल करते हैं तो वो अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर वो चेंज कर जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक पॉइंट, जिसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म वेपर। तो इसका एक एग्जांपल है, ये आइस क्यूब है। तो आइस क्यूब को जब हम रखेंगे एटमॉस्फेयर में, तो मान लीजिए कि आप अपने हाथ पे रखें आइस क्यूब को, तो कुछ समय के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर से फिर वो कुछ समय के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। इसी को अगर वो आइस क्यूब अगर सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग। अगर वो लिक्विड टू वेपर तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग। नेक्स्ट हमारा होने वाला है सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। तो सॉलिडिफिकेशन जो लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट हो जाए, द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजिंग इट्स स्टेट्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। अब जो एक प्रोसेस जिसमें लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट हो जाए, अब मान लीजिए कि हमारे पास आइस ट्रे में अगर हम वाटर को रखते हैं और उस आइस ट्रे से अगर हम आइस ट्रे को हम फ्रीजर में डालेंगे तो वो आइस क्यूब कन्वर्ट होगा, आइस क्यूब में कन्वर्ट होगा, तो उसी को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। तो नेक्स्ट हमारा होने वाला है, तो यहाँ पे है
इंक्रीजिंग एनर्जी, हमारे पास एक एग्जांपल है सॉलिड का, जिसके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। लिक्विड के पास मॉडरेट, गैस के पास इन नेग्लिजिबल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड उसके पास फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है। प्लाज्मा के पास और भी कम होता है। तो नेक्स्ट हमारा कंडेंसेशन। द कंडेंसेशन द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड, जो जिसमें गैस से लिक्विड कन्वर्ट हो जाए उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। अब मान लीजिए मेरे पास एक एयर है, एयर बलून है, उसमें एयर भरा हुआ, अगर हम उसे कूल करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉपलेट और क्लाउड। अगर सी लेवल है वहाँ पे जब सनलाइट पड़ेगा तो उससे जो सी वाटर है वो कन्वर्ट हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम बॉयल होगा, और जब बॉयल होगा तो वो एयर में जाएगा और फिर एटमॉस्फेयर में कुछ ऊंचाइयों के पास जाने के बाद वो ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और वो उसी क्लाउड से होता है हमारा रेन। तो यही हो गया एग्जांपल। तो नेक्स्ट हमारा होने वाला है, तो ये रहा कंडेंसेशन का एग्जांपल। जो अगर आप कोल्ड वाटर बोतल लेते हैं तो कुछ समय के बाद आप देखें तो उसके ऊपर ऐसे ड्रॉपलेट आपको दिखेगा। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अब सॉलिड टू गैस डायरेक्ट अगर चेंज कर रहा है, अब कैंपर है तो कैंपर को अगर आप नहीं जलाते, वो अगर आप उसे एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। अब नेपथलीन बॉल्स को अगर आप कपड़े में रखते हैं तो कुछ समय के बाद गायब हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जांपल में हमारा होने वाला ड्राई आइस, डेट कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कूल करके ड्राई आइस बना चुके हैं, अगर इसे हम कपड़े में या एटमॉस्फेयर में रहने दें डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिपोजिशन, द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस स्टार्ट्स चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड। अब डिपोजिशन में गैस टू सॉलिड, वाटर ड्रॉपलेट को आप देखें तो अगर वाटर वेपर है तो उसे आप डायरेक्ट सॉलिड बनाना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं डिपोजिशन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट ऑन द लीफ, अब जो बर्फ जो गिरता है पत्ते के ऊपर तो वही जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जब बर्फ गिरा है तो पत्ते के ऊपर वो जम गया है, तो सॉलिड स्टेट में आ गया है। नेक्स्ट हमारे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब कौन कौन से इफेक्ट के कारण टेम्परेचर चेंज होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड फ्रीली मूव। अब हम टेम्परेचर अगर किसी भी सब्सटेंस को बढ़ाएंगे तो उसका जो सब्सटेंस का जो पार्टिकल है, मैटर का वो जो पार्टिकल वो वाइब्रेट होना चालू होगा और एक दूसरे अगर इतना स्पेस बढ़ना चालू हो जाएगा। और नेक्स्ट है इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेंस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोथ इंक्रीज। अब जिसकी अगर फोर्स ऑफ स्पेस ज़्यादा बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगा। ये हमने गैस की कैरेक्टरिस्टिक में बात की है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेज ड्यू टू विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज। जो टेम्परेचर अगर काइनेटिक एनर्जी है, जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी के कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घटेगा भी और बढ़ेगा भी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट कहते किसे? द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रक्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच पार्टिकल्स मूव रैंडमली इज नोन एज लेटेंट हीट। अब टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे अगर कोई पार्टिकल रैंडमली किसी भी
डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, और जो रैंडमली घूमता है उसे हम कहते हैं हैजार्ड मोशन। तो ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो अब 1 kg ऑफ सॉलिड, अगर हम 1 kg ऑफ आइस क्यूब लेते हैं, उसको अगर हम लिक्विड में चेंज करेंगे, वाटर में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वही होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 kg ऑफ सॉलिड जो चेंज हो जाए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 1 मोल ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट गैस। तो फ्यूजन में हो रहा था सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है, लेकिन वेपराइजेशन में लिक्विड टू गैस हो जाएगा। अब 1 kg ऑफ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नेग्लिजिबल ऑन द सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू विच सॉलिड एंड लिक्विड्स आर कंसिडर्ड इनकम्प्रेसिबल। तो हमने एक चार्ट देखा था, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा था। तो सॉलिड और लिक्विड जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो नेग्लिजिबल होता है, और लेकिन गैस में होता है, इसलिए द इफेक्ट ऑफ प्रेशर नेग्लिजिबल ऑन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में जो फोर्स प्रेशर है वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है। नेक्स्ट गैसेस पार्टिकल्स आर कंप्रेसिबल ड्यू टू विच इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस आर मोर। तो गैस का पार्टिकल है उसके बीच में इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है, वो कंप्रेसिबल होता है। अगर हम एयर बैलून का रंग दबाएंगे तो वो दब जाएगा, इसीलिए इसके पास में प्रेशर ज़्यादा होता है गैस के पास में। When we increase the temperature, the kinetic energy of the particles decreases, due to which the force of attraction increases. अब kinetic energy अगर हम घटाएंगे, अगर kinetic energy घटेगा तो force of attraction कम होने के कारण kinetic energy घटेगा, लेकिन जो force of attraction है वो बढ़ जाएगा। और स्पेस कम, तो अगर स्पेस कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, अगर स्पेस ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस घटाएंगे तो जिसके कारण कंप्रेसिबल और हाई प्रेशर है वो स्मॉल बोतल्स में रख सकते हैं। अब गैस कंप्रेसिबल होता है, इसीलिए हम गैस को बॉटल में भर सकते हैं, एयर बलून में भर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो सॉलिड के पास में बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका लिक्विड है मॉडरेट और गैस में नेग्लिजिबल। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। तो सॉलिड के पास में नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, लिक्विड के पास मॉडरेट और गैस के पास में मोर स्पेस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। जो एक डाइवर है वो पानी को काट पा रहा है स्विमिंग पूल में, तो एक कौन से प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, कुछ समय का आपको हम टाइम देते हैं। तो आइए हम इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इट आल्सो सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड में पढ़ा था कि जो लिक्विड है उसके पास मॉडरेट स्पेस होता है, उसके पास सम स्पेस होता है, सॉलिड के पास नहीं होता है, लेकिन लिक्विड के पास होता है। इसके कारण जो डाइवर है वो पानी को काट सकता है। एक और, इन दिस केस द फोर्स अप्लाइड बाय अ डाइवर कैन कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल एज इट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग टू स्टॉप एनीथिंग। इस केस में अगर हम देखें तो डाइवर है वो पानी को काट सकता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वाटर के पास में वो कम है, लेकिन लिक्विड के पास में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को रोक सकते, क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मॉडरेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
गिव अ थॉट, एक आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या सही लगता है। डू पार्टिकल्स मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन डिफ्यूजन, क्या जो पार्टिकल्स है वो डिफ्यूजन के दौरान एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मुड़ते हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए ए और बी, यस और नो, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हमारा आंसर होने वाला है यस, particles moves in a specific direction from a region of high to low concentration to attain uniform composition everywhere। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो यस होगा, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में घूमेंगे, क्योंकि वो जो है लो हाई टू लो कंसंट्रेशन घूमेंगे। मान लीजिए इधर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी, इधर लो कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी, तो इधर से इधर मूव करेंगे, क्योंकि उनको यूनिफॉर्म कंपोजिशन को अटेन करना है एवरीवेयर, मतलब कि हर जगह एक समान हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो गर्म खाना होता है वो आपके नाकों तक बहुत ही, अगर आप कुछ दूरी पे बैठे हुए तो भी आपको वो सुगंध आ जाए। मान लीजिए आप खाना, आपकी मम्मी खाना बना रही है, तो वो खाना जो है वो उसके स्वाद आपको बहुत ही दूर से सुन सकता है, लेकिन कोल्ड फूड का ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो उस कोल्ड फूड को अगर आप सुनना चाहें तो उसको पास में जाना चाहिए। तो ऐसे क्यों? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होने वाला है द स्मेल ऑफ हॉट सिलिंग फूड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा टेम्परेचर इज मेजर्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो टेम्परेचर अगर हाई है तो जो पार्टिकल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो वो गैसेस के थ्रू आप उसे सुन सकते हैं, गैसेस के थ्रू आपको सेवरल मीटर्स के दूरी पर भी आपको पहुंच जाएगा। नेक्स्ट तो कोल्ड फूड जो है, तो कोल्ड फूड मतलब कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है। लो टेम्परेचर विच मीन्स लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फूड पार्टिकल्स। लो टेम्परेचर, अगर वो ठंडा खाना है तो उसका जो फूड पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही कम है। लेकिन वही अगर हॉट फूड है तो हॉट फूड में हाई टेम्परेचर, जिसका मतलब है हाई काइनेटिक एनर्जी। तो हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण वो एयर में मिक्स होगा और जिससे आपको स्मेल हो सकता है। नाउ सिंस द पार्टिकल्स ऑफ हॉट वेपर्स कमिंग आउट ऑफ द सिजलिंग फूड have high kinetic energy, they diffuse faster into the particles of air and easily reach you even if several meters away। तो यही बोल रहा है कि अगर आप दूर बैठे हुए और जो हॉट फूड का जो स्मेल है वो काइनेटिक एनर्जी के कारण हाई होगा, तो वो एयर में मिक्स होगा। एयर में मिक्स होगा तो आप सेवरल मीटर्स पे बैठे हुए हैं फिर भी वो वहाँ चला जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फ्लोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो वाटर, शुगर और ऑक्सीजन के बीच में आपको ये बताना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसे तैयार करना है। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो हम इसका आंसर होगा जो वाटर, शुगर और ऑक्सीजन है तो उसको सबसे पहले शुगर के पास में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वाटर के पास में कम और ऑक्सीजन के पास में बहुत ही कम, क्योंकि एयर के पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। तो नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर, व्हाई स्टीम कॉज सीवियर बर्न देन हॉट वाटर। तो स्टीम जो है वो ज़्यादा गर्म क्यों होता है हॉट वाटर से। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है कि क्यों गर्म होता है हॉट वाटर से ज़्यादा स्टीम। तो इसका आंसर होने वाला है सिंस स्टीम इज मोर हॉटर देन हॉट वाटर हैविंग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो स्टीम है वो हॉट वाटर ज़्यादा गर्म होता है इसलिए क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो ड्यू टू स्टीम विच कॉज सीवियर बर्न देन हॉट वाटर।
तो इसीलिए स्टीम जो है वो ज़्यादा गर्म होता है हॉट वाटर से। तो नेक्स्ट नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एवापोरेशन। तो एवापोरेशन को अफेक्ट कौन कौन करता है उसका नाम बताना। तो इसका आंसर होने वाला है सम फैक्टर दैट अफेक्ट एवापोरेशन आर एज लिस्टेड बिलो। तो जो हमारे पार्टिकल्स है वो किसके से एवापोरेशन को अफेक्ट कर रहा था। सबसे पहले हीट, अगर हीट ज़्यादा है तो एवापोरेशन कैपेसिटी लो होगा। अगर हीट ज़्यादा तो अगर आप किसी भी कपड़े को अगर आप गीला करते हैं तो उसे आप अगर ज़्यादा हीट में रखें तो जल्दी सूख जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो एवापोरेशन हाई होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर एयर में वाटर कम है तो कपड़ा को सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है विंड स्पीड, अगर हवा तेज़ चल रहा है तो कपड़ा भी जल्दी सूख जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई है तो एवापोरेशन कैपेसिटी लो होगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो कपड़ा जो है वो जल्दी सूख सकता है, इसलिए एवापोरेशन कैपेसिटी लो हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। तो आपको लेक्चर कैसे लगे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।